हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस सेशन से हम कंटिन्यू कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो हमने लास्ट सेशन में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम उस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है। आज इस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और अब इस रिसीवेबल मैनेजमेंट का डॉट कनेक्ट करेंगे फैक्टरिंग से। फैक्टरिंग, ठीक है। तो फैक्टरिंग क्या होता है, क्या ये नया सर दर्द है? ठीक है। सो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रिसीवेबल्स कैसे अराइज होते हैं, क्या खर्चे हो सकते हैं और क्यों इसकी प्लानिंग की या प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्यों उसके मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जनरली अगर आप देखें तो रिसीवेबल्स को मैनेज करने के लिए दो मेजर प्रॉब्लम रिफ्लेक्ट होती है। एक कि पैसे कहाँ से आएंगे, यानी जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जो एक फर्म एक बिजनेस बाहर से पैसे लेता है और उसको रिटर्न करने वक्त कुछ इंटरेस्ट लाइक डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनसे और इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको डिविडेंड या रिटेन अर्निंग का कॉस्ट, जिसको हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी पढ़ा कि ऐसे खर्चे होते हैं। तो एक तो बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कौन सा ऐसा फंड होगा जिसको हम ब्लॉक करेंगे एज अ रिसीवेबल, क्योंकि हमने क्रेडिट पे दे के रखा है वहां पे, ठीक है, लेकिन हमारा खर्चा तो वो लगातार चलता जा रहा है। तो पहली एक प्रॉब्लम ये होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है कलेक्शन की। कई बार कलेक्शन प्रॉम्प्ट्स होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा डिले होते हैं और कई बार डिले होने के बावजूद डिफॉल्ट हो जाते हैं, यानी कस्टमर्स पे नहीं करते हैं, ठीक है। तो जो अगर छोटी फर्म है तो उसके रिसीवेबल भी लिमिटेड होंगे, ठीक है, यानी जो क्रेडिट सेल्स है वो भी लिमिटेड होंगे। और वो जो छोटी फर्म है वो इन सारी चीजों को बिल्कुल आराम से हैंडल कर लेती है, ठीक है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, बहुत ही इजिली जो है वो अपने रिसीवेबल्स को मैनेज कर लेती है। लेकिन अगर यही लार्ज फर्म्स की या बिग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो उनके लिए ये सिचुएशन हो जाती है डिफिकल्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या करना होता है भाई, उनके तो क्रेडिट सेल भी बहुत ज्यादा होती है ना। तो लार्ज फर्म को जब ये प्रॉब्लम्स होती है और अब उनको कोर बिजनेस पे भी ध्यान देना है, अब वो सोचेंगे मैं कोर बिजनेस पे ध्यान दूं या मैं बैठ के उधारी को कलेक्ट करूं। तो इस केस में रोल आ जाता है फैक्टर का और कॉन्सेप्ट का रोल आ जाता है फैक्टरिंग का, ठीक है। फैक्टरिंग जो है जनरली ये बेनिफिट लेती है हमारी लार्ज फर्म्स, ठीक है। ये एक सर्विस है जो कि एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ली जाती है, जो कि रिसीवेबल के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। मैंने एक वर्ड यूज किया रिसीवेबल्स के मैनेजमेंट में। कुछ आध वर्ड्स में ना मैं थोड़ा फोकस करवाती हूँ, तो आप उस पर थोड़ा सा ज्यादा जो है फोकस करेंगे, ठीक है। रिसीवेबल्स के मैनेजमेंट में जो है वो फर्म जो है स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एंगेज रहती हैं, ठीक है। और ऐसी फर्म्स को हम बोलते हैं फैक्टर और फैक्टरिंग फर्म, ठीक है। फैक्टर क्या है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो अपनी सर्विसेज ऑफर करती हैं, ठीक है, रिलेटिंग टू द रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ठीक है। यानी डेब्ट्स को अरेंज कराना, कैसे उधार को कलेक्ट करना या और भी जो बाकी इसके सप्लीमेंट्री सर्विसेज हैं, सारा ये मैनेज करती है फैक्टरिंग, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं तो अगर आपको कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है तो वहां पे आप रीच करते हैं फैक्टरिंग के पास, यानी फैक्टर के पास। फैक्टरिंग क्या करती है, ये हुआ क्या एक्चुअली में, ये कैसे रिलेशनशिप होगा, कैसे लार्ज ऑर्गेनाइजेशन इसमें डील करेगी। तो फैक्टरिंग इज जनरली अ रिलेशनशिप बिटवीन दैट सेलर एंड दिस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप एंटर होता है, ठीक है। कई बार जो फैक्टर होता है या कोई एनबीएफसी हो जाती है या बैंक इटसेल्फ हो जाता है, ठीक है, बैंक भी काम करता है और सामने जो है फैक्टर के लिए, ठीक है, फैक्टर यानी वही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फैक्टर के लिए उसका क्लाइंट कौन होगा, फैक्टर के लिए इसका क्लाइंट वो होगा ना सप्लायर जो उसने क्रेडिट पे सेल किया है। ये तो क्लियर है ना, सप्लायर उसके लिए क्लाइंट हो गया। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस कंसर्न विच इज अ क्लाइंट ऑफ द फैक्टर एंड द फैक्टर, है ना। फैक्टर कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, एनबीएफसीज हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब फैक्टर क्या करते हैं कि वो सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर उनको अप्रोच करते हैं कि भाई हमें आपके सर्विस चाहिए, ठीक है। तो सर्विसेज लेने के लिए क्या करते हैं कि सप्लायर जो है अपने जो डेटर्स हैं, ये रिसीवेबल्स हम कहते हैं, वो उनको सेल कर देते हैं, फैक्टर को दे देते हैं, ठीक है। अब डिपेंड दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट एंटर हो रहा है, ठीक है, विथ रिकोर्स है, विदाउट रिकोर्स है, एडवांस है या कैसा टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो दोनों के म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड होता है, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, वो परचेज कर लेता है रिसीवेबल्स को,
ठीक है। और उसके बाद जो है सप्लायर से जब ये परचेज कर लेता है तो उसके बदले में वो उनसे कुछ कमीशन या फीस चार्ज करता है, ठीक है। और ये जो पूरा वर्क होता है, जो सर्विसेज होते हैं, ये सारे सर्विसेज जो है फैक्टरिंग डील करता है और अपने क्लाइंट को ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और क्लाइंट को बोलता है कि भाई तुम अपने आप कोर बिजनेस पे काम करो, इस पे हम फोकस करेंगे। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है, अब आपको पता चल गया फैक्टरिंग क्या हुआ, आपको पता चल गया फैक्टर कौन है, आपको पता चल गया क्लाइंट कौन है। अगर ये चीज नहीं क्लियर है तो फिर से थोड़ा वीडियो पॉज करके फिर से सुन लेना। तो अब ये चीज काम कैसे करेगा हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये फैक्टरिंग काम कैसे करता है, ठीक है, हमें ये देखना है। अब हमने ये देख लिया कि फर्म्स ने जो है क्रेडिट पे सेल की और जिसकी वजह से उनकी रिसीवेबल्स राइज हो गए, ठीक है। तो क्या एग्रीमेंट एंटर हुआ, ये फैक्टर है जिसको हम बैंक भी बोल सकते हैं या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, ठीक है। अब इस फैक्टर का क्लाइंट है हुआ, ठीक। क्लाइंट कौन होगा इसका, सप्लायर, ऑब्वियसली जिसने क्रेडिट पे सप्लाई की है, ठीक। हम एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे, जो होगा कस्टमर या हम जिसको बोलते हैं डेटर्स, जिसकी वजह से या जिसको कंपनी ने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, ठीक है, जिसको कंपनी ने क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से, फैक्टर और क्लाइंट यानी सप्लायर के बीच में एग्रीमेंट इंटर होता है, ठीक है। एग्रीमेंट जो है कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस और स्कोप बताता है, ठीक है, कि कैसे जो है इनको फैक्टर सर्विसेज का बेनिफिट लेना है। मैं कुछ टर्म्स को ना सेपरेटली लिखूंगी, वो आपके आंसर राइटिंग का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि ये लोग कौन से सब फैक्टर जो है सर्विसेज को लेंगे, ठीक है। अब सेल्स डॉक्यूमेंट जो बनता है, ठीक है, उसमें जब सप्लायर ने अपने कस्टमर को क्या किया, गुड्स होल्ड किया, ठीक है, किस पे, क्रेडिट पे गुड सेल किया, ठीक है। और एक इनवॉइस और एक डॉक्यूमेंट दिया उसे, ठीक है। किसी एरियाज में इनवॉइस में मेंशन होता है, कई बार डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस मेंशन रहेगा उसमें कि आपको जो पेमेंट है वो डायरेक्टली फैक्टर को करना है, ठीक है। और उनको जो है हम कंपनी के बिहाफ में कलेक्शन का जो है अथॉरिटी दिए हुए हैं। तो ये कस्टमर्स के पास जो है, डेटर्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाती है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट एंटर किया हुआ है और एग्रीमेंट में सर्विसेज फिक्स्ड हैं कि क्या कौन कौन सी सर्विसेज वो लेना पसंद करेंगे, ठीक है। अब इनको ये मेंशन किया हुआ है। अब फैक्टर क्या करेंगे, अब डिपेंड कौन से टाइप ऑफ फैक्टर सर्विसेज लिए, अभी हम यहाँ पे क्लॉज आ जाता है कि कौन सी टाइप जो है फैक्टर सर्विस ली है। टाइप्स को हम अभी कुछ सेकंड के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है कि फैक्टर को एडवांस में कुछ पेमेंट देने हैं या नहीं देने हैं। तो अब इस क्लाइंट ने यानी सप्लायर ने फैक्टर को ये रिसीवेबल्स दे देना है, एग्रीमेंट एंटर किया और रिसीवेबल्स दे देना है, ठीक है। अब ये फैक्टर क्या है, ये आएगा कस्टमर के पास जब भी ड्यू डेट फॉल करेगा, ठीक है। ड्यू डेट में आएगा इसके पास कलेक्शन करने, इससे पैसे कलेक्ट करने। सपोज करो सारी चीजें नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, ठीक है। पेमेंट इसने फैक्टर ने कलेक्ट किया और सब कुछ बिल्कुल ऑन द ड्यू डेट वाली बात हुई है और ड्यू डेट में उसको कस्टमर से पैसे भी मिल जाते हैं, तो वो फर्म के यानी ये जो क्लाइंट है इसके अकाउंट में क्रेडिट करा देगा। कब, भाई ये फैक्टर कुछ तो अपना कमीशन या फीस चार्ज करेगा, तो ये अपना जो फीस इसने मानो यहां से कलेक्ट कर लिया, ठीक है, पैसे इसने कलेक्ट कर लिए, इसने अपनी फीस या कमीशन जो भी इन्होंने टर्म्स में लिखा होगा उसको माइनस किया, एडजस्ट किया, और बैलेंस जो है वो इस क्लाइंट को पे कर दिया, ठीक। अब इससे फायदा क्या हुआ उसको भी अभी हम डिस्कस करें। तो फैक्टर क्या हुआ, कई बार डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पे जो दोनों के बीच में एंटर की जाती है एग्रीमेंट, उसके अकॉर्डिंग कई बार एडवांस में कुछ पोर्शन देता है, कुछ कैसे, उसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी विद इन फ्यू सेकेंड्स में, ठीक है। तो आपको ये बेसिक सिनेरियो समझ में आ गया कि फैक्टर काम क्या कर रहा है,
ठीक है। और कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में ना, बहुत ही ट्रिकी लैंग्वेज कर देते हैं कि ये क्लाइंट, तो सोचते हैं यार क्लाइंट कौन, कस्टमर कौन, तो इसलिए मैंने तीनों नाम लिखे हैं, आपके माइंड में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। तो फैक्टर जो है ये अपनी जो सर्विसेज जो है सेलिंग फर्म को देता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सम टर्म्स एंड कंडीशंस दे बोथ एग्री अपॉन, एंड बाय चार्जिंग इट्स फीस और कमीशन। तो फैक्टर कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करता है? फैक्टर सर्विसेज मैंने कहा ये रिसीवेबल्स की सर्विसेज सारी प्रोवाइड करेगा, लाइक बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी देगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट सेल्स को मैनेज करेगा, सेल्स लेजर को मैनेज करता है, कलेक्शन ऑफ रिसीवेबल्स करेगा, क्रेडिट को कंट्रोल करता है, प्रोटेक्शन देता है बैड डेब्ट से, फाइनेंस की प्रोविजन होते हैं, और भी एडवाइजरी सर्विसेज भी जो है देता है। डिपेंड्स दोनों के बीच में क्या एग्रीमेंट एंटर हुआ है। क्लियर? उसके बाद हमने ये सारी चीजें समझी, तो इससे फर्म को क्या बेनिफिट होगा, इस ये जो फर्म है इसको बेनिफिट्स क्या होने हैं, आप खुद, अब आपका माइंड आंसर करना चाहिए कि भाई, एक तो उसको पता है, अगर मानो मैंने सप्लायर ने ये बोला कि तुम मुझे कम से कम 50% पहले ही रिसीवेबल्स के पैसे दे दोगे, फिर ड्यू डेट में जाके उससे कलेक्ट करना, ठीक है, ये भी होता है। तो उसमें क्या फैक्टर के अपने जो कमीशन चार्जेस हैं अकॉर्डिंगली वेरी कर जाते हैं। तो 50% जो अमाउंट आ गई उसके पास, वो एक डिफिनेट कैश फ्लोज हो गया, या 50% ऑन ड्यू डेट है कि वो भी एक डिफिनेट कैश फ्लोज को। तो इनको ये जो सेलर फर्म है उनके पास जो वर्किंग कैपिटल का जो मूवमेंट होता है वो एक डिफिनेट रूट लेकर आता है, चाहे क्रेडिट पे सेल हुआ हो, ठीक। उसके बाद जब वो पैसे डिफिनेट टाइम पे आएंगे, दूसरा क्या होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है फर्म का वो मैनेज रहेगा, ठीक। और क्या बेनिफिट होगा, रिसीवेबल्स भी फैक्टर्स के द्वारा बहुत ही स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि उसके द्वारा मैनेज होता रहेगा, और बेटर मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट होगा क्रेडिट सेल्स होने के बावजूद भी, ठीक। उसके बाद कई बार फॉर्म्स जो है रिस्क ट्रांसफर कर देती है पूरा पूरा फैक्टरिंग के ऊपर, ठीक है। हम जब टाइप्स को डिस्कस करेंगे ना अभी, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो कई बार पूरा रिस्क ही ट्रांसफर कर देती है, नॉन पेमेंट्स का, बैड डेब्ट्स का, डिफॉल्ट्स का, ठीक है। सो उस केस में भी जो है सप्लायर्स को काफी बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट इस वजह से इंप्रूव होती है क्योंकि रिसीवेबल की मैनेजमेंट इंप्रूव है, तो टोटल वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट भी इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फर्म अपने कोर एरिया ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस कर पाता है। तो ऐसे और एन नंबर ऑफ द बेनिफिट्स हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये जो फैक्टरिंग कॉन्सेप्ट है ना, कई बार वरीड करता है, वो क्लियर हो गया हो। बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसी चीजें फ्लो कर रही हैं, वो भी आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश है आपको कि आप रटे नहीं, चीजों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। कुछ केसेस में ये होता है, बिकॉज फॉर मी ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज टैलेंटेड। व्हाट इज लैकिंग इज कि कई बार आप थक चुके होते हो, या कई बार आपका माइंड उस समय ड्यू टू सम अदर सिनेरियो, कोई अदर वर्क प्रेशर या कुछ अदर प्रेशर में होता है। सो कॉन्सेप्ट आपको अगर उस समय इमीडिएटली क्लियर नहीं होता, आई रिक्वेस्ट विद इन 24 आवर्स में एक क्विक रिवीजन। और वीडियो से बेनिफिट क्या है भाई, क्विकली वीडियो को स्पीड करके इसी से एन नंबर ऑफ हाफ टाइम रिवीजन कर सकते हो, तो उसका बेनिफिट उठाएंगे, ठीक है। और एन नंबर ऑफ द टाइम रिवाइज करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन कितना, अब आपको कई मानिए क्वेश्चन इससे कैसे रेज हो सकते हैं भाई, क्वेश्चन ऐसे रेज हो सकते हैं, पहले तो फैक्टरिंग पे डायरेक्ट कौन सा पूछ सकता है, फिर कई बार ये पूछ सकता है कि फैक्टरिंग किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, एक्सप्लेन करिए आप उसको, ठीक। और उसके बाद क्या आपको लगता है आज के जमाने में फैक्टरिंग का रोल है, तो आप भाई बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके अपने छोटी सी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करोगे, तो आप हर आंसर को दे पाओगे जब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, ठीक है। कई बार ये बोला जा सकता है कि भाई अ फर्म इज ऑप्टिंग अ लिबरल पॉलिसी, सो हैज टू फेयर ऑलवेज अबाउट द कलेक्शन ऑफ क्रेडिट से डेट रिसीवेबल्स। तो आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं भाई, हमने बोला ना, अगर फर्म ने लिबरल पॉलिसी भी ऑप्ट की हुई है लेकिन उसका प्रॉम्प्ट कलेक्शन है, तो उसके लिए ये दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसने अगर फैक्टरिंग सर्विस भी ऑप्ट कर ली, तो जो कुछ हद क्रेडिट का पीरियड है वो भी इसका कम हो सकता है। तो आपने चाहे सारे, इसीलिए ये और इससे पहले जो हमने 2-3 सेशन इस थ्योरी को कवर किया है, उसको काफी अच्छे से रिवाइज करो। और एक बार कॉन्सेप्ट कवर हो गया ना, आई बेट यू आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो फैक्टर हमने इसमें, अब हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। किसको? टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग को। कौन कौन सा है? पहला हम लिखेंगे रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, ठीक है। तो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिकोर्स, ठीक है। रिकोर्स में क्या होता है कि इसमें क्लाइंट
क्लाइंट कौन हुआ? जो सेलिंग फर्म है, हम इसके थ्रू ही समझते हैं। तो क्लाइंट जो है, जो सेलिंग फर्म है, ठीक है, वो रिसीवेबल्स जो है परचेज करती है, फैक्टर उनसे रिसीवेबल परचेज करते हैं, ठीक है। और अगर बैड डेप्ट हो जाए, ठीक है, तो जो रिस्क ऑफ बैड डेप्ट है वो अल्टीमेट सप्लायर को ही बेयर करना पड़ता है, क्लाइंट को ही बेयर करना पड़ता है। इस केस में, रिकोर्स के केस में, रिकोर्स के केस में फैक्टर्स जो हैं वो बैड डेप्ट का रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट जितना भी एसोसिएटेड है विद द रिसीवेबल्स वो कौन बॉन्ड करेगा? सप्लायर, जिसने अपना गुड्स को सेल किया है, ठीक है। तो रिकोर्स में सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। ये बैड डेप्ट के बारे में ही डायरेक्ट बात हो रहा है। नॉन रिकोर्स में फैक्टर, नॉन रिकोर्स के केस में क्या होता है? जो भी रिस्क है बैड डेप्ट का या लॉस का या डिले पेमेंट्स का या नॉन पेमेंट्स का, जो भी रिस्क है, ठीक है, किससे? कस्टमर से, ठीक है। वो कौन बॉन्ड करता है? फैक्टर बॉन्ड करेगा, ठीक है। और फैक्टर जो बॉन्ड करेगा ये रिस्क, ठीक है, वो अपने जो है सेलिंग फर्म से क्लेम नहीं करेगा, लेकिन इतना रिस्क उठा रहा है तो कुछ तो एक्स्ट्रा करेगा। यस, जब इतना रिस्क उठा रहा है तो फैक्टर उस केस में ज्यादा कमीशन चार्ज करता है, और उस कमीशन को हम बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। क्लियर? सो नॉन रिकोर्स में फैक्टर रिस्क बॉन्ड करेगा। एक मिनट में ना इसको और क्लियर वे में लिखना चाहूंगी ताकि आपके रिवीजन भी आप साइमल्टेनियसली कर लो। 1 सेकेंड ना, हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स को। टाइप्स में आपने रिकोर्स वाला देखा एक, और दूसरा देखा नॉन रिकोर्स। यहाँ पे रिस्क बॉन्ड करने की बात आई थी बैड डेब्ट से रिलेटेड, जो कि क्लाइंट बेयर करेगा, और इस केस में जो है फैक्टर ले लेगा उसको, ठीक। नेक्स्ट जो टाइप को हम डिस्कस करेंगे वो है एडवांस एंड मैच्योरिटी, ठीक है। एडवांस एंड मैच्योरिटी है। एडवांस फैक्टरिंग सिस्टम में क्या होता है कि कुछ सर्टेन परसेंटेज जो होते हैं रिसीवेबल्स के, ठीक है, वो एडवांस में पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्लाइंट को आपने एडवांस में कुछ सर्टेन परसेंटेज पे कर दिया, और जो बैलेंस होता है वो या तो गारंटी डेट में पेमेंट होता है, या जैसे आपको पेमेंट रिसीव हुआ कस्टमर से फैक्टर को उस समय, ठीक है। तो जब भी पैसे आएंगे तब, या तो गारंटीड जो ड्यू डेट है, तो इट्स डिपेंड दोनों के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है। तो एडवांस में क्या, कुछ परसेंटेज ऑफ द रिसीवेबल्स जो है वो एडवांस में दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम मैच्योरिटी की बात करें, ठीक है, तो इस केस में कोई भी एडवांस पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। पेमेंट तब होगी जब या तो गारंटी ड्यू डेट आ रहा है, या जब कस्टमर से कलेक्ट हुआ है तब, है ना, तभी जो है वो पेमेंट करते हैं, गारंटीड पेमेंट करते हैं। तो इसमें परसेंटेज ऑफ सॉरी, इसमें पेमेंट की बात हुई थी, तो यस, कुछ परसेंटेज ऑफ रिसीवेबल आपका एडवांस में आप देंगे, और इस केस में जो है नो एडवांस, इसमें कोई एडवांस नहीं है। फिर जो मैच्योरिटी पीरियड है, जो ड्यू डेट है, उसमें जो है जो फैक्टर है, सेलर सप्लायर यानी अपने क्लाइंट को पेमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो एक है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल को कई बार फुल फैक्टरिंग भी बोला जाता है, ठीक है। कन्वेंशनल यानी फुल फैक्टरिंग, इसमें फैक्टर क्या परफॉर्म करते हैं कि सारी सर्विसेज, ठीक है। इस केस में फैक्टर जो है सारी तरीके की सर्विसेज जो है फैक्टरिंग की प्रोवाइड कराता है, रिगार्डिंग नॉन रिकोर्स हो, एडवांस फॉरफिटिंग हो, ठीक है। तो ये एक तरीके का ओल्ड फैक्टरिंग है, और अदर एक्सटर्नल जो रिसीवेबल के अलावा भी बाकी सर्विसेज जो है फैक्टर इसमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो कई बार ना आपके इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आते हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार फैक्टरिंग का न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो देखिए कुछ उसमें एक्स्ट्रा आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, इन केस इट कम अप। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो भाई कमीशन होगा तो आपको रिसीवेबल पे कमीशन कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। और कई बार फर्म क्या होगा कि पेमेंट को एडजस्ट करेगी, तो उस हिसाब से आपको उसको एडजस्ट करना है। मतलब इसमें आपकी सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, और इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो n नंबर ऑफ दी वैरायटीज हो सकती हैं। और जनरली व्हाट आई सजेस्ट कि आप थ्योरी को अच्छे से समझें,
उसके बाद डू सेल्फ विद द न्यूमेरिकल, बिकॉज इसके न्यूमेरिकल में कुछ एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है, इट्स टोटली रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट। भाई मैंने आपको ये बता दिया कि जो कमीशन है कुछ कुछ सर्विसेज में आपको रिसीवेबल पे कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, और ये कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी करा होगा, तो ये तो आपको ऐड करना है कि भाई आपने जो रिसीवेबल कलेक्ट किए, ठीक। अब इसमें से आप अपना कमीशन चार्ज करोगे तो वो पूछेगा कि आप सेलर को या क्लाइंट को कितना दे रहे हो, तो ऑब्वियसली अपने फीस को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस पे करोगे। तो ऐसे कई तरीके के आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सो देयर इज नथिंग टू प्रैक्टिस विद दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल, बहुत ही रेयर केस में आता है, बट मैं आपको वेल एडवांस प्रिपेयर कराना चाहती हूँ कि इसीलिए रीडिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप उसको आराम से डील आउट करो, ठीक है। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट आपका जो है फैक्टरिंग, और आई होप आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका हो काफी अच्छे से। प्लस आपको टाइप्स तो आपको याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप एक ही है आपका, रिकोर्स एंड नॉन रिकोर्स, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम वही अराइज होता है क्वेश्चंस में, या कई बार क्वेश्चन में आपको अगर आ भी गया तो बोल देता है डेल क्रेडिट कमीशन, तो वहां पे आपका माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए, इट्स अ नॉन रिकोर्स, इट्स अ नॉन रिकोर्स, जहां पे ऑब्वियसली ज्यादा परसेंटेज ऑफ द कमीशन चार्ज कर रहे हैं, तो जो है जब ज्यादा परसेंटेज ऑफ द कमीशन चार्ज कर रहा है तो कौन सा हुआ, नॉन रिकोर्स हो गया, बिकॉज बैड डेब्ट्स का नुकसान जो है वो फैक्टर ऑन करेगा, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, नॉट प्लीज रिवाइज विद इन 24 आवर्स। विल डिस्कस वन न्यूमेरिकल और विद द टाइम फ्यू न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया लगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस अगर बन रहे हैं तो बन सकते हैं, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू कॉन्सेप्ट, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।